जैसे जैसे एज बढ़ी, मैंने बोला 22 साल की जब एज के वो आसपास आना स्टार्ट हुआ, तो बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें करता था। अजीब अजीब सी चीज़ें मतलब जैसे कि भूत प्रेत को बुलाने के लिए कई लोग वो करते हैं, ऐसे कुछ अरेंजमेंट से करते हैं। वहाँ बैठ जाता था कि भूत प्रेत को लोग बुला रहे हैं, आत्मा को लोग बुला रहे हैं, उन लोगों के साथ बैठ जाएगा, जाके रात रात भर जाके शमशान घाट में, कब्रिस्तान में मेडिटेशन करेगा। तो इस तरह की बहुत स्ट्रेंज सी अजीब सी चीज़ें करना शुरू कर दी थी उसने। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि जो हमारे जीन्स हैं, जो हमारे जेनेटिक्स हैं, वो हमको किस हद तक इम्पैक्ट कर सकते हैं। और ये जो कहानी है मैंने ली है इस किताब से, द जीन बाय सिद्धार्थ मुखर्जी। जो राइटर जो है सिद्धार्थ मुखर्जी, ये इंडियन राइटर है। इन्होंने पहले भी किताब लिखी है कैंसर के ऊपर, और अभी जो इनकी लेटेस्ट बुक है वो है सेल के ऊपर। तो डॉक्टर भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, और बड़ी अच्छी तरीके से लिखते हैं। तो ये जो मैंने कहानी ले रहा हूँ इसी किताब से है, द जीन। और ये कहानी इनकी पर्सनल कहानी है, खुद इन्होंने लाइफ में इसको एक्सपीरियंस किया है, जिसको उन्होंने इस किताब में लिखा है। अब कहानी में क्या होता है कि राइटर बताते हैं इनका एक कज़न है। कज़न कैसे है? जो इनके फादर है उनके भाई का लड़का, मतलब इनके चाचा ताऊ का लड़का, उसका नाम है मोनी। तो मोनी एक मेंटल असाइलम में बंद है, क्योंकि मोनी को एक प्रॉब्लम है जिसका नाम है स्किज़ोफ्रेनिया। अब स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है? स्किज़ोफ्रेनिया एक मेंटल इलनेस है जिसमें इंसान को विजुअल और ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होते हैं। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है इंसान को ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं या ऐसी चीज़ें सुनाई देती हैं जो होती नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि ऐसा है। उसको लगेगा कि कोई कान में उसके कुछ बोल रहा है, उसको लगेगा कोई चीज़ उसके सामने खड़ी है, कोई इमेज उसके सामने खड़ी है। वो सिर्फ उसी को दिखाई या सुनाई देगा क्योंकि वो हेलुसिनेट कर रहा है। तो इसको बोलते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। मैंने इसको ओवर सिंप्लीफाई कर दिया है, ठीक है, ताकि आप सब समझ पाएँ। तो मोनी को ये प्रॉब्लम थी, स्किज़ोफ्रेनिया। तब जो राइटर है सिद्धार्थ मुखर्जी, ये अपने फादर के साथ अपने कज़न को देखने मेंटल असाइलम में जाते हैं। अब होता क्या है कि जो फादर है बहुत लंबे टाइम तक तो उन्होंने बिलीव ही नहीं किया था कि जो मेरा भतीजा है उससे ये प्रॉब्लम हो सकती है। उनको लगता था कि यार ये जो साइकेट्रिस्ट है इन्होंने कुछ गलती कर दी है मेरे भतीजे को डायग्नोस करने में। उसको प्रॉब्लम नहीं है, उसको प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। वो बहुत लंबे टाइम तक डिनायल मोड में रहे थे, और बीच में कई बार ऐसा हुआ चोरी छुपे भी देखने जाते थे कि मोनी ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं ठीक ही हो, ज़बरदस्ती उसको मेंटल असाइलम में बंद कर रखा है। कहीं ना कहीं राइटर के जो फादर है वो डिनायल मोड में थे, वो मानने को तैयार नहीं थे यार ये ऐसा हो सकता है। मोनी बहुत लंबे टाइम से मेडिसिन पे था, एंटीसाइकोटिक्स लेता था, मेडिसिन उसको दी थी, काफ़ी हद तक उसका इम्प्रूवमेंट भी आया। और आज की डेट में अब वो खुद अपनी मर्ज़ी से ही मेंटल असाइलम में है। उसका रीज़न ये है कि अब उसकी फैमिली में कोई नहीं है। उसके फादर मदर की डेथ हो चुकी थी, एक सिस्टर थी, शादी उसने मोनी ने की नहीं। एक सिस्टर जो थी वो बहुत दूर रहती थी, तो घर में कोई था ही नहीं उसका ख्याल रखने के लिए। तो मोनी को लगा कि अब जो मेंटल असाइलम है ये सेफ़ प्लेस है। तो बहुत तक मोनी खुद अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे था, और उसका इलाज अब बहुत लंबे टाइम से चल रहा था। आज फादर और जो राइटर हैं, राइटर के फादर, ये दोनों मोनी को मिलने जाते हैं मेंटल असाइलम में। तो कहानी की स्टार्टिंग कुछ इस तरह से है। अब जो राइटर के फादर है वो इसलिए नहीं गए थे मोनी को देखने कि सिर्फ उनको प्यार है अपने भतीजे से। ऑब्वियसली प्यार तो है ही, खून का रिश्ता है, लेकिन उनको ये भी टेंशन थी कि कहीं प्रॉब्लम उनको ना हो जाए या उनके लड़के को ना हो जाए, क्योंकि ये दिक्कत सिर्फ उनके भतीजे को नहीं थी। उनके 4 भाई थे, 4 में से 2 भाइयों को दिक्कत थी। तो उनको लगता था यार कि प्रॉब्लम उनको ना हो जाए, ये डर था उनके अंदर। उनके 2 भाई थे, जैसे मैंने आपको बताया, जिनको प्रॉब्लम थी। उसमें से एक का नाम था राजेश और दूसरे का नाम था जग्गू। राजेश और जग्गू की स्टोरी अब आपको मैं बताऊंगा। पहले मैं बात करता हूँ राजेश की। राजेश की स्टोरी कैसे? राजेश की स्टोरी के लिए हमें पीछे आना पड़ेगा, 1946, ठीक है। तो करीबन 22 साल की एज में राजेश की डेथ हो गई, बहुत यंग एज में। और राजेश बहुत एनर्जेटिक था, देखने में बड़ा हेल्दी था, ऐसा लगता था इसे कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि जवान है, एनर्जेटिक है, हेल्दी है, सब कुछ है उसके अंदर। इनफैक्ट एक्सरसाइज करता था, बहुत एक्सरसाइज करता था वो। पर 22 साल की एज में एकदम से राजेश की डेथ हो गई। तो राजेश के पिताजी की बहुत अर्ली एज में डेथ हो गई थी, जब वो 12 साल का था। तो और बड़ा भी था वो, तो उसने घर का पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, हार्डवर्क किया, मेहनत करी, एनर्जेटिक था, हेल्दी था। बट 22 साल की एज में सडन एकदम से डेथ कैसे? राजेश को ना
एक दिक्कत क्या थी, उसको एक्सट्रीम में मूड स्विंग्स होते थे। एक टाइम पे आप देखेंगे कि राजेश में बहुत एनर्जी है, बड़ा एनर्जेटिक है, मतलब इतनी एक्सरसाइज करेगा, इतना जाके रेसलिंग करेगा, पहलवानी करेगा, सब कुछ करेगा। मतलब ऐसा लगता था यार ये आदमी नहीं है, मतलब लोहे का बना हुआ है, इतनी ताकत, इतनी एनर्जी। लेकिन एक टाइम पे बिल्कुल दुनिया से कट जाएगा और बिल्कुल उदास हो जाएगा, बिल्कुल सैड हो जाएगा, सिर्फ अपने में सिमट जाएगा और एकदम लो हो जाएगा, एकदम लो, जैसे सारी एनर्जी किसी ने खींच ली हो, जैसे कोई उसकी आत्मा निकाल के ले गया और उसमें है ही नहीं कुछ, ऐसा हो जाएगा। होता क्या था, ये स्विंग्स कैसे आते थे उसके अंदर, जब से कोई न्यूज़ मिलती थी, जैसे कोई बहुत अच्छी न्यूज़ मिल गई, बहुत गुड न्यूज़ है, तो एकदम से बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएगा, जाके घंटों एक्सरसाइज करेगा, बहुत ज़्यादा फिजिकल लेबर करेगा, इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी, नींद भी उसको कम आएगी। पर लेकिन जैसे ही आप उसे कोई बैड न्यूज़ देंगे, कोई ख़राब न्यूज़, तो एकदम सिकुड़ जाएगा, बिल्कुल अपने कमरे में बंद हो जाएगा, किसी से बात नहीं करेगा, बिल्कुल चुप हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे शनि में से मैंने बोला ना, सारी एनर्जी खींच ली हो। आप सोचेंगे कि यार ये तो हर एक के साथ होता है, जब गुड न्यूज़ मिलती है हम भी एक्साइटेड होते हैं और जब सैड न्यूज़ मिलती है तो हम भी दुखी हो जाते हैं। बात है डिग्री की, उसको बहुत एक्सट्रीम में होता था ये, समझ रहे, एक्सट्रीम में एकदम मेनिया वाला फेस, कि एक्सट्रीम में एनर्जेटिक और एक्सट्रीम में एकदम बिल्कुल लो होना, डिग्री का फ़र्क है, बहुत एक्सट्रीम होता था उसके साथ। और जैसे जैसे एज बढ़ी, मैंने बोला 22 साल की जब एज के वो आसपास आना स्टार्ट हुआ, तो बहुत अजीब सी चीज़ें करता था, अजीब सी चीज़ें, मतलब जैसे कि भूत प्रेत को बुलाने के लिए कई लोग वो करते हैं, ऐसे कुछ अरेंजमेंट से करते हैं, वहाँ बैठ जाता था कि भूत प्रेत को लोग बुला रहे हैं, आत्मा को लोग बुला रहे हैं, उन लोगों के साथ बैठ जाएगा, जाके रात भर जाके शमशान घाट में, कब्रिस्तान में मेडिटेशन करेगा। तो इस तरह की बहुत स्ट्रेन सी अजीब सी चीज़ें करना शुरू कर दी थी उसने। जब उसकी डेथ हुई है, डेथ से 2 या 3 दिन पहले उसको मेनिया का फेज आया था, मतलब एक्सट्रीम एनर्जी उसके अंदर आ गई थी। क्यों? क्योंकि उसको एक न्यूज़ मिली थी कि उसके कॉलेज में बड़े अच्छे नंबर आए, जो कुछ एग्ज़ाम था उसका रिजल्ट आया और बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, उसका पढ़ने में बहुत अच्छा था। तो उससे बहुत एक्साइटेड हो गया, इतना एक्साइटेड हो गया कि उसने बहुत ज़्यादा ओवर में एक्सरसाइज करी। ठंड का मौसम था, कुछ बारिश वगैरह भी हो गई, तो उसने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली। घर आया तो उसको निमोनिया ने पकड़ लिया। अब निमोनिया ने पकड़ा तो उसको फीवर हो गया, फीवर हुआ तो साथ ही साथ उसको हेल्यूसिनेशंस भी हुए। हेल्यूसिनेशन समझते हैं ना आप, कुछ चीज़ें आपको ऐसी दिखाई या सुनाई दे रही है जो है नहीं। करीबन 2-3 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई। राइटर बताते हैं कि जब बाद में उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई करी, क्योंकि राइटर डॉक्टर है जैसा कि मैंने आपको बताया, तो उनको मालूम पड़ा राजेश को जो प्रॉब्लम थी उसका नाम था बाइपोलर डिसऑर्डर। इसको मेडिकल साइंस में बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं, जहाँ पे आदमी 2 पोल्स में चलता है, या तो बिल्कुल एक्सट्रीम एनर्जेटिक स्टेट में रहेगा, मेनिया वाली स्टेट में, या एकदम से वो बिल्कुल लो हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा। 2 पोल्स हो गए तो बाइपोल। फिर दूसरी स्टोरी दूसरे भाई की है, इनके फादर के दूसरे भाई की, यानी कि राइटर के चाचा या ताऊ की, जिसका नाम था जग्गू। जग्गू का फिजिकल अपीयरेंस था टॉल है, पतला है, और जो उसके बाल हैं थोड़े मैसी टाइप के बाल हैं, उसके उलझे से ऐसे बाल हैं, उसने मतलब प्रॉपर काट नहीं रखे बाल, और जो उसकी आँखें हैं बड़ी सी थोड़ा वाइल्ड सी आँखें लगती थी। जग्गू को वही प्रॉब्लम थी जो प्रॉब्लम मोनी को थी, स्किज़ोफ्रेनिया की। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो राइटर की जो दादी है, यानी कि जग्गू की मदर, उनकी डेथ हो जाती है। और जब उनकी डेथ होती है ना, तो उससे कुछ टाइम के बाद जो जग्गू है वो घर छोड़ के चला जाता है, एक बड़े ही मिस्टीरियस से ग्रुप से जाके कनेक्टेड हो जाता है। और फिर कुछ टाइम बाद खबर मिलती है कि जग्गू की भी डेथ हो गई है। राइटर की दादी का ये मानना था कि जो उनके बेटे थे राजेश और जग्गू, इन दोनों को ये दिक्कत जो हुई है ना, वो पार्टीशन की वजह से हुई है। क्योंकि जो राइटर की फैमिली थी, मतलब दादी और उनके बच्चे, वो रहते थे ईस्ट बंगाल में, जो कि आज की डेट में बांग्लादेश है। तो जब डिवीज़न हुआ था 1940s के टाइम पे, तो वो ईस्ट बंगाल से इधर कलकत्ता की तरफ आ गई थी। तो वो कहती थी कि ये जो पार्टीशन के टाइम पे जो टर्मोइल हुआ, जो इतना डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, इससे मेरे बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है उस पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। राजेश था, जो बांग्लादेश से कलकत्ता में आया तो उसने कलकत्ता में काफ़ी दंगे वगैरह देखे थे। और जो जग्गू था, जब वो पार्टीशन से पहले जब वो ईस्ट बंगाल में रहते थे, तो वो बिल्कुल ठीक था, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं थी, खेलता था, कूदता था, नॉर्मल रहता था, मस्त रहता था। लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो उस पर भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि जब वो इधर आ गए वेस्ट बंगाल के साइड पे, तो वो उस जो पार्टीशन का ट्रॉमा है, उनका जो घर रिप्लेस हुआ, उससे निकल नहीं पाया और उसका उस पर बहुत डीप इम्पैक्ट पड़ा। ऐसा राइटर की दादी का मानना था। बात करते हैं वापस मोनी की, यानी कि राइटर के कज़न की, उसके फादर के भतीजे की, जिसके बारे में स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, जिससे मिलने लोग मेंटल असाइलम जाते हैं। तो मोनी का भी केस क्या था
कि पहले मोनी स्टार्टिंग में ठीक था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया उसके अंदर भी स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स आने स्टार्ट हुए। उसको भी वही था जो प्रॉब्लम राजेश को थी। मतलब जैसे कैसे होता था कि उसने किसी ऐसी जगह पे जाके बाथरूम कर दिया जहाँ पे उसको बाथरूम नहीं करना चाहिए था, और जब लोगों ने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने बोला कि मुझे एक ना अंदर से आवाज़ आती थी, वो कहती थी मुझसे कि तुम यहाँ पे जाके टॉयलेट करो, यहाँ पे जाके टॉयलेट करो। सेकंड, एक बार राइटर अपने और कजन्स के साथ उन्होंने मोनी को बोला कि चलो मूवी देखने चलते हैं, पर मोनी ने बोला मैं मूवी देखने नहीं जाऊँगा, और उसने अपने आप को ना एक रूम में बंद कर लिया। 2 घंटे तक वो रूम के अंदर बंद रहा। फिर बड़ी मुश्किल से जब उनकी दादी ने गेट खुलवाया तब जाके उसने गेट खोला, और साइड में देखा कि वो एक कमरे में साइड में बैठा, ऐसा बिल्कुल ऐसे करके बैठा हुआ था, बिल्कुल सुकड़ के बैठा हुआ था मोनी। फिर एक बार ऐसा भी हुआ था कि कुछ इसका झगड़ा हो गया मोनी का, तो उसको चोट काफ़ी आई, इसको एक आध दिन हॉस्पिटल में भी रहा। बट जब ये बाहर आया हॉस्पिटल से तो गून की बहन थी उसके साथ ही फ्लर्ट कर रहा था, और जब इससे पूछा गया मोनी से कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो मोनी ने बोला यार मेरे को ना एक अंदर से आवाज़ आई जिसने मुझे बोला कि यार तुम इस लड़की से बात करनी चाहिए, तो इस लड़की से बात करनी चाहिए। तो काइंड ऑफ मोनी के इस तरह से ना सिम्टम्स उसके आने स्टार्ट हो गए, इसको ऑडिटरी और विजुअल हेलुसिनेशंस होने स्टार्ट हो गए थे। फिर धीरे धीरे ये जब आवाज़ धीरे धीरे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लग गई तो उसको खुद को भी तकलीफ होना स्टार्ट हो गई। और फिर जब डॉक्टर को दिखाया गया, डॉक्टर को दिखाया था तो मालूम पड़ा कि इसको स्किज़ोफ्रेनिया को डायग्नोस किया गया। और फिर बाद में जब कंडीशन ज़्यादा वर्स हुई तो खुद ही जाके मोनी एक मेंटल असाइलम में जाके फिर वो खुद ही भर्ती हो गया। ये चीज़ क्लियर होती है कि जो राइटर है उनकी जो फैमिली हिस्ट्री है उसमें ये चीज़ रन कर रही थी मेंटल इलनेस की। तो करीबन 2012 में ये जाते हैं मिलने के लिए ना मोनी से अपने फादर के साथ। तो ये देखते हैं जब इन्होंने पहली बार जब मोनी को देखा तो ये मोनी को पहचान नहीं पाए। करीबन 20 साल बाद ये अपने कज़न से मिलने गए थे तो पहचान नहीं पाए थे मोनी को वहाँ मेंटल असाइलम में देख के, क्योंकि मोनी का जो फिजिकल अपीयरेंस है पूरा चेंज हो गया था। वो तो वहाँ पे जो उनको लेके गया था साथ में असिस्टेंट, उसने बताया कि यही है मोनी, यही आपका कज़न है। तब बहुत ध्यान से देखा तब मालूम पड़ा रही तो मोनी है, चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। उसकी एज करीबन रही होगी 48 ईयर्स, लेकिन वो 10 साल बड़ा लग रहा था अपनी एज से। आज मोनी की आंखों में वो चमक नहीं थी, वो चमक गायब थी। ऐसा लगता था जैसे किसी जिसकी आंखों में जाके एकदम पूरा ग्रे पेंट कर दिया। वो एक तो बहुत शांत रहता था, बोलता नहीं था, और जब बोलता था तो एकदम से जल्दी बोलता था, जैसे कि मतलब एकदम से कोई किसी ने उसके मुंह में खाना ज़बरदस्ती ठूस दिया हो और खाने को बाहर फेंक रहा हो। ऐसा लगता था राइटर के सामने अब कोई और ही इंसान है, मोनी नहीं है, कोई और ही इंसान खड़ा है। फिर राइटर अपनी दादी के बारे में बताते हैं और इससे भी मालूम पड़ता है कि जो कैसे हमारा जो ब्रेन है वो कैसे डिफेंस मैकेनिज्म ढूंढता है। जैसे कि जब उनकी दादी की एज अराउंड 80 के आसपास हुई थी, तो जैसे से एज बढ़ी 80 के आसपास हुई तो उन्होंने दादी ने राइटर को ही राजेश कहना शुरू कर दिया। राजेश उनके लड़के का नाम था जिसके बारे में मैंने आपको स्टोरी बताई थी, क्योंकि उससे उनको सुकून मिलता था कि जो राजेश है उनका भी जिंदा है। क्योंकि एक मदर के लिए ये चीज़ ले पाना कि उसके बच्चे की उसके सामने ही डेथ हो गई है, ठीक है, और वही 22 साल की एज में, तो उसके लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा है। तो जब वो 80 के आसपास पहुंची तो ये काइंड ऑफ उनका डिफेंस मैकेनिज्म बन गया कि उन्होंने राइटर को ही राजेश कहना शुरू कर दिया था। इनफैक्ट राइटर को एक टाइम पे अपने डैड के ऊपर भी थोड़ा सा लगा कि डैड को भी ऐसा तो नहीं है, क्योंकि एक बार होली के टाइम पे राइटर के डैड ने भांग पी ली थी। तो जब भांग पीना तो 2 बार करीबन पी थी, तो बड़ा इंटेंस ब्रेकडाउन हुआ था। तो यहाँ से राइटर को लगा कि फादर को भी कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। इनफैक्ट बचपन में टीन एज के टाइम पे राइटर भी 6 महीने तक ऐसा रहा था कि उसने अपने आप को सबसे अलग कर लिया था। उसने पढ़ना लिखना छोड़ दिया था, किताबें उसने साइड में कर दी थी, बिल्कुल लोगों से वो भी बात नहीं करता था। तो 6 महीने तक ये राइटर को भी रहा है। फिर एक दिन ये बताते हैं कि ये न्यूयॉर्क में जा रहे थे, एक सबवे में जा रहे थे, तो वहाँ पे तो उन्होंने ना कुछ स्टडीज़ पढ़ी, जिन स्टडीज़ से एक चीज़ क्लियर हो रही थी कि जो बाइपोलर डिसऑर्डर है और जो स्किज़ोफ्रेनिया जो उनकी फैमिली में रन कर रहा था फादर साइड में, उनका बहुत स्ट्रॉन्ग जेनेटिक लिंक होता है। मतलब ये चीज़ जेनेटिकली रन करती है फैमिलीज़ में। बट इनके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस भी आने स्टार्ट हुए, जिसकी वजह से उन्होंने पूरी किताब लिखी। क्वेश्चन ये आता था ने कि यार अगर जेनेटिक्स इन्फ्लुएंस करते हैं मेंटल इलनेस को, तो मेरे फादर को प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई जो उनके भाइयों को हुई थी, और जो इनकी फादर की सिस्टर है यानी कि इनकी बुआ, उनको क्यों नहीं हुई, खाली 2 भाइयों को ही क्यों हुई, बाकियों क्यों नहीं हुई, पहली चीज़। फिर इनको लगा कि यार क्या मैं अपने बारे में टेस्ट कर सकता हूँ, मुझे प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं हो सकती, और किस लेवल तक हो सकती है, क्या मैं भी वो जीन्स कैरी कर रहा हूँ, क्या मैं मेरे अंदर भी वो एग्जैक्ट ट्रेट्स हैं, क्या मैं कैरियर हूँ उन जीन्स का। और राइटर की 2 लड़कियाँ हो चुकी थी अब तक, तो उन्हें लगता था कि क्या मैं अपनी 2 लड़कियों का भी टेस्ट कराऊँ, और अगर मान लीजिए एक लड़की कैरियर निकली और एक लड़की कैरियर ना निकली तो मैं कैसे बताऊँगा जिसके अंदर ये जीन्स है उसको कि यार ये तुम्हारे साथ ये दिक्कत हो सकती है। और साथ ही साथ राइटर इन क्वेश्चंस के बारे में भी सोचते हैं कि नेचर
ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है या नर्चर, हमारे जीन्स ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं या हमें एनवायरनमेंट ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। इन्हीं क्वेश्चंस की क्यूरोसिटी की वजह से ये किताब आज हमारे साथ है। ठीक है, तो क्यूरोसिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी चीज़ को क्रिएट करने में। तो बुक बहुत अच्छी है, बहुत मैं बोलूँगा बड़ी ही एक पावरफुल बुक है। तो जनरली मैं इनका वर्क बहुत लाइक करता हूँ, सिद्धार्थ मुखर्जी का। और ये बताते हैं इसमें, जब मैं पढ़ रहा था, कहते हैं कोई भी दिन ऐसा नहीं है मेरी लाइफ का जब मैं अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचता, जब मैं अपने जो जेनेटिक्स है इनके बारे में नहीं सोचता। और ये कहते हैं जो किताब है ये बहुत तक इन्होंने अपनी दादी को डेडिकेट करी। उसका रीज़न ये था कि इनकी दादी के अंदर रेजिलियंस बहुत था। रेजिलियंस क्यों था? क्योंकि देखिए, जिन्होंने भी पार्टीशन का ट्रॉमा बियर किया है उन सब के अंदर रेजिलियंस बहुत है, ये आपको माननी पड़ेगी बात, क्योंकि वो बहुत ट्रॉमेटिक इवेंट था। सेकंड, पर्सनल लेवल पे एक वुमेन के लिए ये चीज़ बियर कर पाना कि जो उसके 2 बच्चे हैं उन दोनों को ही यंग एज में मेंटल इलनेस की वजह से खो देना, ये कोई आसान बात नहीं है। ठीक है, फिर भी इनकी दादी ने इनको, ये बताते हैं, बहुत अच्छी परवरिश दी कि वो बहुत काइंड थी और इनर स्ट्रेंथ उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी। और उनकी ये क्वालिटीज़ आज भी इनको, राइटर को इन्फ्लुएंस करती है। तो ये किताब जो है उन्होंने अपनी दादी को ही डेडिकेट करी है। बाकी अगले वीडियो में आपसे मैं बात करूँगा यूजेनिक्स की, कि कैसे एक टाइम पे यूरोप में और अमेरिका में एक ऑब्सेशन छा गया था कि कैसे हम कंट्रोल्ड ब्रीडिंग करा के, ह्यूमन्स की कंट्रोल ब्रीडिंग करा के एक बेटर रेस बना सकते हैं, जो कि ह्यूमन हिस्ट्री में अपने आप में एक बहुत बड़ा डार्क चैप्टर है। अगले वीडियो में जल्दी उसके बारे में आपसे बात करूँगा। थैंक यू।